हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करते हैं हाइपर कंजुगेशन की। हाइपर कंजुगेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट है। हाइपर कंजुगेशन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आज हम लोग एक एक क्वेश्चन का जिक्र करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हाइपर कंजुगेशन के नेम से रिलेटेड आता है। इसके बहुत सारे नेम होते हैं, कैसे हाइपर कंजुगेशन नो बॉन्ड रेजोनेंस लिखा ही है। इसके बाद इसे मतलब कि हाइपर कंजुगेशन को बेकर नाथन ने दिया था, इसलिए इसे क्या बोला करते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट भी बोला करते हैं। इसे सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोला करते हैं। कौन सा? सिग्मा पाई कंजुगेशन। इस इफेक्ट को क्या बोला करते हैं? सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोला करते हैं, ठीक है। ये सिग्मा पाई कंजुगेशन हो गया। उसके बाद अब ये हाइपर कंजुगेशन होता क्या है इसे जरा समझ लेते हैं। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोला करते हैं और सिग्मा पाई कंजुगेशन क्यों बोला करते हैं। जस्ट समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो जरा, जैसे हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो 3 प्रकार के पार्टिकल में पाया जाता है। फिर से सुने, हाइपर कंजुगेशन जनरली 3 प्रकार के पार्टिकल में मिलेगा आपको। कौन सा? एल्केन्स में मिलेगा, कार्बोकेटाइंस में मिलेगा, फ्री रेडिकल में मिलेगा। एल्काइंस में मिलता है, लेकिन हम लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ 3 प्रकार के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। कौन कौन से? एल्केन्स, फ्री रेडिकल एंड मैंने आपको अभी क्या बताया था, हाइपर कंजुगेशन जो होता है वो आपके 3 प्रकार के पार्टिकल्स में होता है। 3 पार्टिकल्स में पाया जाता है। एल्काइंस में पाया जाता है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ही पार्टिकल है ना। कौन से? एल्कीन्स, फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटाइन। इसे समझ लेते हैं, जरा ध्यान से समझना। देखो, ये आपका मैंने एक एल्कीन ले लिया, ये आपका एक एल्कीन है। जरा समझने की कोशिश करना आप। देखो जरा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है। एल्कीन के रिस्पेक्ट में, डबल बॉन्डेड कार्बन के रिस्पेक्ट में इससे जुड़ा हुआ कार्बन जो होगा, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा। क्या होगा? ये अल्फा कार्बन होगा। अल्फा कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन ये जो होंगी हाइड्रोजन, इसे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है। ये जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन में होता है, ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है। ये वाला बॉन्ड कैसे बना है? एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो गया। जैसे ये वाला यहाँ पे ट्रांसफर होता है, यहाँ पे सिंगल की जगह पे क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जब डबल होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। 5 हो नहीं सकती, इसलिए ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। फिर से सुने, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे ट्रांसफर होने की वजह से ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इधर ट्रांसफर हो जाता है। कैसे? जैसे समझे इस तरीके से। अब जैसे समझना, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे CH2 माइनस हो गया। जरा समझो ध्यान से। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये तो कार्बन के पास ही रहा ना। ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास ही रहा। देखो, ये वाला बॉन्ड ही तो बना है। ये वाला बॉन्ड इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये वाला तो बॉन्ड बना है। ये वाला बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ही रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये पहुंच गया यहाँ पर। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकल गया और किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो उस पर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आ गया। जैसे समझना ध्यान से, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया, इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे पहुंच गया, ये वाला बॉन्ड बना गया, ठीक है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकल गया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया। ये जो H+ होता है वो यहीं पर स्टेबल होता है और इस पाई इलेक्ट्रॉन से ये अट्रैक्ट रहता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट रहता है, यहीं पर रहता है, ये इसी के पास रहता है ना। इस पाई बॉन्ड से अट्रैक्ट रहता है। यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे हुआ है सिग्मा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हुआ है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हुआ है। पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, इस कार्बन पे चले गए, यहाँ पे थे। इन 2 कार्बनों के बीच में पाई इलेक्ट्रॉन थे, ये पाई बॉन्ड था। अब ये पाई बॉन्ड किस पर शिफ्ट हो गया? इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया। इसलिए क्योंकि इस इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन जो होता है आपका, वो रेजोनेंस में हुआ करता है। क्या मैंने कहा? पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन जो हुआ करता है वो आपका रेजोनेंस पे हुआ करता है। इसलिए ऐसे इफेक्ट को
क्या बोला करते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला करते हैं। अब ये बात ये आती है नो बॉन्ड क्यों कहा क्या, रेजोनेंस तो ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो रहा है, पाई में बदल रहा है, लेकिन ये नो बॉन्ड रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन क्यों है, नो बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो डीलोकलाइजेशन तो इलेक्ट्रॉनों का हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो कोई बॉन्ड है क्या, इस डीलोकलाइजेशन प्रोसेस में कोई बॉन्ड नहीं रहा इस H+ इस कार्बन के बीच में, लेकिन H+ यहीं पे बना रहा बॉन्ड के बिना, इसलिए क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड है, कोई भी बॉन्ड नहीं है, इसलिए ऐसे इफेक्ट को क्या बोला करते हैं हम लोग, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला करते हैं। ये तो रेजोनेंस है ही, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहे हैं, वो तो रेजोनेंस है ही, लेकिन यहाँ पर कोई बॉन्ड ना होने की वजह से क्या बोला करते हैं इसे, हाइपर कंजुगेशन क्या बोला करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन क्या बोलेंगे हम लोग, नो बॉन्ड रेजोनेंस इन हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में जो ये हो रहा है रेजोनेंस, उसे क्या बोलेंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस। बार बार रिपीट किया है, आप लोग बार बार समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे जरा समझे ध्यान से। अब देखो जरा सिग्मा पाई कंजुगेशन क्यों बोला करते हैं, जरा समझे ध्यान से। ये सिग्मा बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, इसलिए इसे क्या बोला करते हैं हम लोग, सिग्मा पाई कंजुगेशन बोला करते हैं। आपको दिख रहा होगा ना, ठीक है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना। अब हम लोग क्वेश्चंस में चलते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसके एप्लीकेशन में चलते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है हाइपर कंजुगेशन का, नंबर फर्स्ट एप्लीकेशन है इनस्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स। इनस्टेबिलिटी ऑफ एल्केन्स जरा समझने की कोशिश करना आप। देखो जरा एल्केन्स की जो स्टेबिलिटी होती है आपकी, वो प्रोपोर्शनल होती है अल्फा हाइड्रोजन के। किसके, अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा है, ये प्रोपोर्शनल साइन है, ये अल्फा है, अल्फा हाइड्रोजन के। क्या मैंने कहा, एल्कीन की स्टेबिलिटी प्रोपोर्शनल होती है अल्फा हाइड्रोजन की। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। जरा समझे ध्यान से। देखो जरा, अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे बताओ जरा, प्रोपीन ज़्यादा स्टेबल है या फिर इथाइलिन, प्रोपीन ज़्यादा स्टेबल है या फिर इथाइलिन। ये क्या है आपका, प्रोपीन है, ये क्या है, इथाइलिन है ना। देखो जरा कैसे, यहाँ पे देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन कहलाएगा। अल्फा कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। क्या यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन है, यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन है, आप कहेंगे नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है। डबल बॉन्डेड कार्बन को अल्फा कार्बन नहीं बोला करते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन को अल्फा कार्बन बोला करते हैं, है ना। तो यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन नहीं है, जिसकी वजह से जब अल्फा कार्बन नहीं होगा तो अल्फा हाइड्रोजन कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, और जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उस एल्कीन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बताओ जरा, प्रोपीन और इथाइलिन में कौन ज़्यादा स्टेबल है, आप कहेंगे प्रोपीन है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 3 है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन ये करे कि बताओ जरा कौन ज़्यादा स्टेबल है, ए, और आपसे ये कहे पी, ए ले लिया मैंने, है ना, बताओ जरा कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो आप कहेंगे एल्कीन से ये अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, स्टेबिलिटी पता चल जाएगी। हाँ बिल्कुल सही कहेंगे आप कि डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितनी होगी, 3 ये होगी, 3 होगी, कितनी होगी, 6 होगी। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितनी हो गई, आप कहेंगे 12 हो गई। क्यों होगी 12, क्योंकि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी होगी, 12 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, तो जहाँ ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी बताइएगा किधर ज़्यादा होगी, ये बी है आपका, बी में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ए की तुलना में, क्योंकि बी में अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितना है, 12 है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिएगा जरा, हम लोग और क्वेश्चन करते हैं, एल्कीन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा
जैसे समझने की कोशिश करना, जैसे हमने ये कर दिया और ये लिख दिया, बताओ जरा कौन ज़्यादा स्टेबल है? आप लोग सोचिए जरा। कौन ज़्यादा स्टेबल है बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने देखा कि एल्कीन है, तो आप क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो जरा। अल्फा हाइड्रोजन जैसे ही निकालेंगे तो देखो जरा, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, पता है ना आपको, तो 4 हाइड्रोजन हो गई। यहाँ पे बताओ कितनी होगी, 2 ये 2 ये 2 ये, क्योंकि 2 ही अल्फा हाइड्रोजन होंगी ना यहाँ पर भी 2 अल्फा, ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है ना। कितनी हो गई, 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितनी होगी, 6। जहाँ ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। चलो और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो जरा, मान लेते ये है आपका, ये लिखा हो और आपसे कह दिया ये लिखा, बताओ जरा स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो आप कहेंगे सर अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, जहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगी वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बताओ जरा कैसे करेंगे हम लोग, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। बताओ कितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगी, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, कितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगी, 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगी। यहाँ पे बताओ कितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगी, 2 यहाँ पर है 2 यहाँ पर, 4। कौन सी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया, इतना निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, देखो जैसे समझने की कोशिश करना आप लोग। ऐसे आपसे कहेगा ये एल्कीन है आपकी, एल्कीन है या बेंजीन है, बेंजीन है ना, ठीक। और आपसे कहेगा ये, बताओ जरा कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो आप कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 7 हैं। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, CH3 है ना, ये CH3 है, हाँ CH3 है। 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे हो गए, कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। यहाँ पे बताओ डबल बॉन्डेड कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोला करते हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन है, ये आपका एल्कीन है। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है और ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये एल्कीन है, सिंपल एल्कीन है। तो एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हुआ करती है सिंपल एल्कीन की तुलना में, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ करते हैं, और ये तो एल्कीन है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, ये बेंजीन। क्यों, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। जैसे आपसे ये पूछे, बताओ जरा कौन ज्यादा स्टेबल है? बताओ जरा कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो आप देखेंगे, देखो दोनों में ही बेंजीन रहेंगे, तो आप देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है। अल्फा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है, यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे हो गई, 3 यहाँ पे हो गई। अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो गई, 6 हो गए, क्योंकि CH3 ना है, ये CH3 है ना, पता है ना आपको CH3 है, ये भी क्या है CH3 है ना। ये ग्रुप और ये ग्रुप CH3 है ना आपके, ठीक है। तो बताओ जरा कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? आप कहेंगे ये स्टेबल ज़्यादा होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इसमें ज़्यादा है। क्लियर है, इतना दिख रहा है ना आपको, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, देखो बार बार मुझे इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि ऐसा तो नहीं हम बोर्ड के पार चले गए हों, हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, आपको कुछ देखे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो, हम लोग और क्वेश्चन करते हैं। देखो और क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आपसे एग्जाम में ये कहेगा, आपसे एक एल्कीन दे देगा और आपसे ये कहेगा बताओ जरा इस एल्कीन के कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, जरा समझा। नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते कितने हैं, नो बॉन्ड RS का मतलब क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो प्रोपोर्शनल होते हैं अल्फा हाइड्रोजन के, जितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगी उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। क्या मैंने कहा, जितनी अल्फा हाइड्रोजन होंगी उतने ही उसमें नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। जरा समझे ध्यान से।
जैसे आपसे ये पूछे बताओ जरा इसमें कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो आप तुरंत ही कहेंगे इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन जुड़ी हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, 3 होंगे। क्लियर हो गया इतना। चलिए दूसरा देखो जरा, यहाँ पे देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए बताओ जरा इसमें कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे आपके, तो आप तुरंत ही कहेंगे जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं आपके, 3 ही रहे। देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताओ, 6 है ना, 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं आपके, 6 हो जाएंगे नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है इतना। चलो एक और बात करते हैं, बताओ जरा कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो आप क्या कहेंगे, सर अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। देखो जरा 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ये अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है ना। 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए। अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए आपके, 6 हो गए। तो अल्फा हाइड्रोजन यदि 6 हो गए तो नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, आप तुरंत ही कहेंगे 6 होंगे सर। क्लियर है इतना। चलो और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। बताओ जरा कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, बताओ। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन ये H नहीं होंगे, ये भी H नहीं होगी। ठीक है, पहले से कंप्लीट जानते हैं ना आप लोग। देखो जरा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 9 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन। 12 अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है, 12 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई आपको। निकाल लेंगे ना कितने नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, निकाल लेंगे, हाँ निकल आएंगे। चलिए और बात करते हैं, 1-2 स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, है ना। देखो जरा आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। जैसे ये लिखा हुआ आपका, एक ये है, ठीक है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख देते हैं। ए ये है, बी ये है, सी हम यहां पे ले रहे हैं। सी है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है बताओ जरा कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो जरा स्टेबल कौन है, बताओ जरा। देखो जरा आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी को निकालने के लिए अल्फा हाइड्रोजन देखना है। अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितने होंगे, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 3 ही है, 3 ही है। कितने हो गए, 6। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे H करते हैं, ठीक है। यहाँ पे H कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए बताओ, 6 हो गए, ठीक है। हमने CH3 जवाब क्या कर दिया, H कर दिया। यहाँ पे देखो अल्फा अल्फा अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए आपके, 9 हो गए। बताओ जरा कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ जरा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, C सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन A और B में अल्फा हाइड्रोजन दोनों में बराबर हो गए, कितने, 6 अब बताओ स्टेबल कौन होगा। देखो जरा, अगर सेम ग्रुप सेम साइडेड होते हैं, ये ग्रुप अगर सेम साइडेड होते हैं, अगर सेम ग्रुप सेम साइडेड होते हैं तो उन ग्रुप में रिपल्सन होता है। अगर ग्रुप में रिपल्सन होता है तो स्टेबिलिटी घट जाती है।
क्या मैंने कहा, सेम ग्रुप अगर सेम साइडेड में होते हैं तो रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी डिक्रीज हुआ करती है। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड में होते हैं तो रिपल्सन कम हो जाया करता है, रिपल्सन नहीं होता है, तो मूव मॉलिक्यूल स्टेबल होता है। जैसे समझने की कोशिश करना, जैसे मान लेते हैं ये है आपका, ठीक है, ये आपका डबल बॉन्ड है, ठीक, ये आपके एल्किल ग्रुप है, ये दो उंगलियां जो है मेरी वो एल्किल ग्रुप है। अगर ये सेम साइडेड है तो ये आपस में टकराएंगी, रिपल्सन करेंगी, ये रिपल्सन करेंगी, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अगर ये ऐसा है, ठीक है, एक ऊपर ग्रुप है एक नीचे, ये कभी नहीं मिलेगा, ये रिपल्सन बहुत कम शो करेगा। अगर रिपल्सन कम होगा मॉलिक्यूल में तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें सबसे ज़्यादा रिपल्सन है उसे बोलते हैं सिस। अगर सेम ग्रुप सेम साइडेड है तो उस एल्किन को बोलते हैं सिस एल्किन। क्या बोलते हैं हम लोग, सिस एल्किन बोला करते हैं। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइडेड है तो उस एल्किन को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांस बोलते हैं। ट्रांस में सबसे कम रिपल्सन होता है, सिस में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। तो ये कौन सी एल्किन है आपकी, सिस है, ये कौन सी एल्किन है आपकी, ट्रांस है। तो बताओ जरा सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें रिपल्सन कम होगा। कम रिपल्सन किस में था, सिस में था। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, बी। उसके बाद स्टेबल कौन होगा, ए। बात समझ में आ गई ना आपको, सी बी ए। बी क्यों ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बी ट्रांसफॉर्म है। ए क्यों कम स्टेबल है, क्योंकि ए में रिपल्सन ज्यादा है और ये सिस फॉर्म है। क्लियर है इतना। चलो और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसे मिटा देते हैं। आपसे ये पूछ रहा है, बताओ जरा कौन ज्यादा स्टेबल है। यहां पे देखो जरा, देखो जरा अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितने होंगे, दो यहां पे, दो यहां पे, दो यहां पे, 6 हो गए। अल्फा हाइड्रोजन बताओ, दो यहां पे, दो यहां पे, 4 हो गए। जानते हैं ना आप लोग, ठीक है, दो यहां पे हो गए, दो यहां पे, 4 हो गए, ठीक। अब बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। आप तुरंत ही कहेंगे, बहुत जल्दी में करेंगे, 6 सर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, 4 यहाँ पे, सबसे ज़्यादा ये होगा। अरे गलत होता है ये नहीं होता है, गलत होता है। क्यों, क्योंकि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे जो एटम जुड़ा हुआ है इस पर लोन पेयर है, एलाइलिक एटम पर लोन पेयर है। देखो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो ऑक्सीजन जुड़ा है इस पर लोन पेयर है। ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, यहां पे रेजोनेंस होता है, इस तरीके से रेजोनेंस होता है। यहां पे प्लस एम है, मीजोमेरिक है, हाइपर कंजुगेशन दोनों में है। प्लस एच इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। लेकिन इसके साथ साथ प्लस एम इफेक्ट भी है, यहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट भी है, रेजोनेंस इफेक्ट भी है। और रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो कंपाउंड्स को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हाइपर कंजुगेशन के कंपेयर में। क्या मैंने कहा, रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट जो होता है हाइपर कंजुगेशन की तुलना में कंपाउंड को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो बताओ जरा, ये वाली एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी या फिर ये वाली एल्कीन। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे रेजोनेंस है, मीजोमेरिक है, इसलिए ये वाली एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी इसकी तुलना में। समझ में आ गया ना आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक। और करते हैं हम लोग। अगर आपसे ये पूछे, बताओ जरा कौन ज्यादा स्टेबल होगा, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, ए बी सी। कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप कहेंगे सर ए होगा, अभी बताया था एरोमेटिक है। हाँ बिल्कुल बताया था, एरोमेटिक ही है ये, है ना। उसके बाद सर कौन होगा, इसमें देखो डबल सिंगल डबल है ना, रेजोनेंस होता है, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन है, डबल सिंगल डबल कंजुगेशन है ना। पहला ए होगा, उसके बाद बी होगा, सबसे कम सी होगा स्टेबल, ठीक है। आप लोग क्या करें, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर आपको एक बार में ये वीडियो क्लास समझ में नहीं आती है तो आप इसे 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज हम लोगों ने बात की थी स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से रिलेटेड। कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।